हेलो एंड वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। हम लोग नरेशन के रूल्स के बारे में बात कर रहे थे। अभी हमने देखा कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस है और वो भी अगर एफर्मेटिव है तो हमको किस तरह से उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है, नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे चेंज होगा। नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस, मैंने आपको इसके पहले के पीरियड में बताया था कि इसमें इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो किसी ऑर्डर को, कमांड को, रिक्वेस्ट को या प्रपोजल को एक्सप्रेस करता है, बताता है। तो लाइकवाइज इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो उसी तरह से चेंज होती चली जाती हैं, ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, प्रपोज्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस में भी वही बात लागू होगी कि आपको यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब आप यूज करेंगे, ये रिपोर्टिंग वर्ब्स भी उसी तरह की होंगी। रिपोर्टिंग वर्ब्स आस्क, कमांड, ऑर्डर, एटसेट्रा, ठीक है। इसमें रिक्वेस्ट का भी यूज होगा, ऑफ कोर्स रिक्वेस्ट भी आएगी इसमें। कई ऐसी रिक्वेस्ट होती ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत करो, तो रिक्वेस्ट भी इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में आती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसमें जो कंजंक्शन आएगा, कंजंक्शन या तो आप नॉट टू लगाइए या आप फॉरबेड लगाइए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे द टीचर said to the students don't make a noise. The teacher said to the students, don't make a noise. ठीक है, कैसे बदलेंगे इसको? आप बिल्कुल वैसे ही जो तरीका हमने बताया है बिल्कुल उसी को फॉलो कीजिए। The teacher हाँ, asked या ordered, ठीक है, asked या ऑर्डर्ड जो आप यूज करना चाहें, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। हाँ, अब जो डोंट है आपको ये डोंट यहां से रिमूव कर देना है, डोंट को यहां से हटा देना है और आप क्या लिखेंगे यहां, नॉट टू मेक अ नॉइस, ठीक है, नॉट टू मेक अ नॉइस। और इसी सेंटेंस को अगर आप नॉट टू के बजाय फॉरबेड से बनाएंगे, फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, ठीक है। तो किस तरह से बनेगा, द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स forbade the students to make a noise। जब आपने forbade लगा दिया तो forbade लगाने के बाद क्या हो गया, वो सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिंग एजेंट आ गया। forbade का मतलब होता है मना करना, है ना। तो टीचर ने स्टूडेंट्स को मना किया, किसके लिए, हल्ला करने के लिए। अगर हम फॉरबेड के साथ नॉट टू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मना किया हल्ला नहीं करने के लिए, यानी हल्ला करो, गलत हो जाएगा ना सेंटेंस। इसलिए जब फॉरबेड का मतलब यहाँ ऑलरेडी मना करना आ चुका है तो आप इसको टू मेक अ नॉइस करेंगे। आ गया समझ में। इसी तरह से द ट्रेनर said to the students,
सेड टू द बॉयज करिए, सेड टू द बॉयज डोंट swim out too far, sorry, don't swim out too far. The trainer said to the boys, don't swim out too far, बहुत दूर तक तैरने मत जाओ. कैसे बनाएंगे इसको? The trainer बताइए. Ask the boys, ask the boys not to swim out too far. इसी तरह से आप इसको चेंज कीजिए, उसमें आप इसको फॉरवर्ड से बनाने की कोशिश कीजिए. कैसे बनेगा? द ट्रेनर forbade the boys to swim out too far. To swim out too far. समझ में आ रहा है? चलिए इसके और एग्जाम्पल्स करते हैं. जैसे जैसे आपके सामने सेंटेंस है, मदर आस्क्ड हर. अब मैं शुरू में ही आस्क ले रही हूँ ना, सेट टू करने की ज़रूरत नहीं है. कई ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डायरेक्ट आपको आस्क्ड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें सेम बना रहेगा. मदर आस्क्ड हर लिटिल सन डोंट गो नियर द फायर. Mother asked her little son, don't go near the fire. बनाइए. या तो रिटेन करिए इसमें asked, mother asked, या फिर इसको और प्रिसाइज करना है और क्लियर करना है तो वार्न कर दीजिए. माँ ने अपने छोटे से बच्चे को वार्न किया, चेतावनी दी, आग के पास मत जाओ. तो ये हो जाएगा मदर वार्नड हर लिटिल सन. अब बताइए. नॉट टू गो नियर द फायर, है ना. इसी तरह से फॉरवर्ड से बनाइए. मदर forbade her son. अब सिंपली टू लगाइए, नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है. मदर forbade her son to, हाँ यस लिटिल सन. ऑफ कोर्स लिटिल आएगा, अगर यहाँ लिटिल है तो लिटिल आएगा ही, उसको छोड़िएगा मत. ओके. मदर फॉरबेड, सॉरी, हर लिटिल सन. मैं और अच्छे से इसको लिख देती हूँ. फॉरबेड हर लिटिल सन
अब बताइए, जब आपने ऑलरेडी फॉरबेड लगा दिया है तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे? सिर्फ टू गो नियर द फायर। My friend said to me, don't listen to this rubbish। rubbish यानी बेकार, व्यर्थ का, खराब, है ना। माई फ्रेंड सेड टू मी डोंट लिसन टू दिस रबिश। इस तरह की बेकार बातें मत सुनो। चलिए अब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। इधर नीचे हम मिटा दें, हो गया है। बताइए कैसे होगा? हाँ बताइए। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, हाँ, नॉट टू लिसन, लिसन के बाद टू, यस, हाँ, जल्दी बोलिए। दिस किस में चेंज होता है बेटे? दैट। कन्वर्शन टेबल उठा के देखिए, टू दैट रबिश। अब जैसे आपने इसमें आस्क्ड लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब में, है ना, टू बी वेरी प्रिसाइज और आप क्लियर अगर बोलना चाहें तो इसको हम एडवाइज्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को लेने के पीछे मेरा मकसद ये था कि सलाह दी, मेरे दोस्त ने मुझे सलाह दी कि इस तरह की बकवास बातें मत सुनो। तो माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी, आप आस्क करेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन एडवाइज्ड चूंकि उस सेंटेंस में सलाह का बोध हो रहा है ना, एडवाइस का बोध हो रहा है, तो मेरे दोस्त ने मुझे सलाह दी कि इस तरह की बकवास मत सुनो, नॉट टू लिसन टू दैट रबिश। अब इसको फॉरबेड से बनाइए। माई फ्रेंड फॉरबेड मी, आगे बाकी तो सेम रहेगा, टू लिसन टू दैट रबिश। ठीक है, फादर said to his daughter, don't tell a lie, don't tell a lie। Father said to his daughter, don't tell a lie। lie means झूठ, झूठ मत बोलो। कैसे बनाएंगे? फादर आस्क्ड, या यहां पे भी आप क्या लिख सकते हैं आस्क्ड के साथ? एडवाइज्ड। आगे his daughter, आगे not to
not to tell a lie, not to tell a lie। ठीक है, इसी तरह से आप इस सेंटेंस को चेंज करके फॉरबेड से बनाइए। फादर forbade his daughter to tell a lie। इज इट क्लियर? आ गया समझ में अच्छी तरह से? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब कुछ सेंटेंस हम रिक्वेस्ट के कर लेते हैं, और अगर आप रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस अच्छे से बना लेते हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये इम्परेटिव आपसे आसानी से बनेगा। My sister said to me, don't bother me। बॉदर करना यानी परेशान करना। मेरी बहन ने मुझसे कहा मुझे परेशान मत करो। ठीक है, बनाइए। My sister asked me not to आगे बॉदर यानी परेशान करना बेटे, not to bother। मेरी सिस्टर बोल रही है ना, तो नहीं बेटा, मेरी बहन मुझसे बोल रही है कि मुझे परेशान मत करो, तो मेरी बहन मुझसे बोल रही है कि मैं उसे परेशान ना करूं, तो नॉट टू बॉदर हर, है ना, यहां पे क्या आ जाएगा? नॉट टू बॉदर हर। ठीक, अब इसको फॉरवर्ड से बनाइए। माई सिस्टर forbade me to bother her। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा बदलते हैं, ठीक है, इसका भाव थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए, माई सिस्टर said to me, please don't bother me। प्लीज डोंट बॉदर मी। अब बनाइए तो और इजी हो गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ, माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी not to bother her। My sister requested me not to bother her। मेरी सिस्टर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे परेशान मत करो। ठीक है, the man said to the boy, don't throw stones
पत्थर मत फेंको। उस आदमी ने लड़के से कहा, बच्चे से कहा, पत्थर मत फेंको। कैसे बनेगा? हाँ, द मैन asked the boy not to throw stones। और फॉरवर्ड से बनाइए, द मैन forbade the boy to throw stones। क्लियर हो गया? तो आपने देखा कि जब हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में, तो जो हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे उनको हम किससे बनाएंगे? टू से बनाएंगे। उसी प्रकार से जो नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होंगे उसमें जो कंजंक्शन हम यूज करेंगे वो क्या होगा? या तो हम नॉट टू यूज करेंगे या फिर क्या यूज करेंगे? फॉरबेड यूज करेंगे, और फॉरबेड के साथ में टू लगेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के बाद जो हमारा अगला काइंड है दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको हम मिटा दें, आप लोग लिख चुके हैं? चलिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं दैट एक्सप्रेस, ऐसे सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस विश या कोई प्रेयर जिसमें विश इन्वॉल्व हो, है ना। जैसे हम लोग कोई इच्छा जाहिर करते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत लंबा जीवन जिएं, आपकी मैरिज बहुत अच्छी हो, सुखद हो, बहुत लंबा आपका वैवाहिक जीवन हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं ना, इच्छा जाहिर करते हैं। ये सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, बहुत आसान होता है इनको भी चेंज करना, मैं आपको बताती हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव these sentences express a wish or a prayer involving a wish। इन वाक्यों में या तो इच्छा जाहिर होती है या फिर ईश्वर से प्रार्थना होती है कि ये इच्छा पूरी हो जाए। ठीक है, जैसे, अच्छा हाँ, ये भी मैं बता दूं, ये सेंटेंसेस वैसे ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाए जाते हैं जैसे कि एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी इनमें कंजंक्शन लगता है दैट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज्यादा इजी लगेगा। मदर सेड टू हर सन, मे यू लिव लॉन्ग, है ना। मदर सेड टू हर सन, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो, है ना।
अब यहाँ माँ की इच्छा है कि तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो, ये सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये माँ की विश, माँ की इच्छा को जाहिर कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। मदर विश्ड, चूंकि इच्छा जाहिर हो रही है तो यहां पे अपन क्या बोलेंगे, विश्ड। अब टू हर सन ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। मदर विश्ड दैट हर सन माइट लिव लॉन्ग। ये जो एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेटरी मार्क था ये सब हट जाएगा, इसको सिंपल सेंटेंस में अपन ले लेंगे। इन सेंटेंसेस में सेंटेंस का भाव आना जरूरी है। माँ ने इच्छा जाहिर की कि उनके बेटे की उम्र कैसी हो, काफी लंबी हो। मे को हमने किस में चेंज कर दिया, माइट में चेंज कर दिया। द प्रीस्ट said to the couple, God bless you. The priest said to the couple, प्रीस्ट जो चर्च के प्रीस्ट होते हैं उन्होंने कपल जोड़ा जो होता है उनसे कहा ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, है ना। कैसे बनाएंगे, द प्रीस्ट विश्ड दैट गॉड ब्लेस यू की जगह द कपल ले लीजिए, जिनके बारे में कहा जा रहा है गॉड ब्लेस द कपल। सेंटेंस के भाव को पकड़िए बेटा, और वो ही भाव आपका आ जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से फादर सेड टू हिज सन, may all your dreams come true. May all your dreams come true. बनाइए। Father wished that his sons all dreams might come true. या इसको एक तरीके से और भी बना सकते हैं, फादर ब्लेस्ड हिज सन दैट all his dreams might come true. आ रहा है समझ में? इसी तरह से
The doctor said to the patient, may you recover soon. डॉक्टर ने पेशेंट से कहा तुम जल्दी ठीक हो जाओ। डॉक्टर ने पेशेंट के लिए इच्छा जाहिर की। तो द डॉक्टर विश्ड दैट द पेशेंट might recover soon. समझ में आ रहा है? अब आपको लगता होगा इन सारे सेंटेंसेस को देख के कि इसमें सब अच्छी इच्छा जाहिर हो रही है। ऑप्टेटिव सेंटेंस से श्राप भी दिया जाता है ना? जैसे he said to me, may you die. उसने मुझसे कहा तुम मर जाओ। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो सिर्फ अच्छी सदिच्छा ही जाहिर नहीं करते हैं, कई बार दुर्भावना भी जाहिर करते हैं। तो जब ऐसा कोई सेंटेंस आएगा जिसमें आपको ये लगे कि यहाँ कोई आशीर्वाद नहीं दिया जा रहा है बल्कि श्राप दिया जा रहा है, कोई गलत चीज़ बोली जा रही है, तो उस समय जो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी वो कर्स्ड हो जाएगी। ही कर्स्ड मी। कर्स का मतलब होता है श्राप, ठीक है? ही कर्स्ड मी टू डाई। उसने मुझे कर्स दिया कि मैं मर जाऊं, तो ही कर्स्ड मी टू डाई। आ गया समझ में? यानी सिर्फ विशेस, अच्छी विशेस ही नहीं होती, कई बार ऐसे गलत भी सेंटेंसेस इसमें आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के तहत। तुम मर जाओ, सब नष्ट हो जाए, इस तरह भी बोला जाता है। तो उस समय कुछ भी इस तरह का कुछ आता है तो आप उसको किससे जाहिर करेंगे? कर्स से। आ गया समझ में? ऑप्टेटिव सेंटेंस क्लियर बनेगा। अब फाइनली जो लास्ट सेंटेंस है जो हमको देखना है, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मिटा दूं इसको? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस exclamatory sentences. These sentences express sudden feeling of mind, सडन फीलिंग ऑफ माइंड। आपके दिमाग में अचानक कोई ख्याल आया, उस ख्याल को बताने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। जैसे
she said, what a terrible storm it is. What a terrible storm it is. कितना भयंकर तूफान है। मैं आपको ये बता दूं कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी होते हैं उनको आप स्टेटमेंट में चेंज कर देंगे जब आप उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में लेंगे, ठीक है। तो और इसमें जो एक वर्ड ज़्यादा यूज होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दैट इज एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य व्यक्त किया, तो ये हो जाएगा शी एक्सक्लेम्ड दैट it was a terrible storm. it is की जगह it was हो जाएगा, past tense में कर दीजिए, that it was a terrible storm. उसी तरह से he said what a grand building it is. कितनी शानदार इमारत है, कितनी भव्य बिल्डिंग है। तो कैसे बनाएंगे इसको? इसको भी वैसे कीजिए, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ग्रैंड बिल्डिंग। इसी तरह से he said to me happy birthday, ये ऑप्टेटिव भी हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है, दोनों वाक्यों में लिए जाते हैं ऐसे सेंटेंसेस। he said to me happy birthday, इसको किस तरह से बोलेंगे? he wished me happy birthday। उसी तरह से he said to me good luck। he wished me good luck। ये सेंटेंसेस लगभग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जैसे होते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क इनमें भी आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क उनमें भी आता है। ध्यान हमको इस चीज़ का रखना है कि हमको सेंटेंस को एकदम वर्ड टू वर्ड डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ना बना के उसकी जिस्ट को पकड़ना है कि हमको भाव क्या मिल रहा है, सेंटेंस का भाव क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज करके स्टेटमेंट के रूप में उसको लिखना है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी। क्या भाव है उसमें? कोई आशीर्वाद दिया है, कोई इच्छा जाहिर की है, कोई प्रेयर है, कोई विश है, कोई एक्सक्लेमेशन है, उसको फिर आपको स्टेटमेंट, यानी आप देख रहे हैं यहाँ जितने भी आपने नरेशन चेंज किए हैं सब में स्टेटमेंट आ गया है, एक्सक्लेमेशन नहीं है।
ठीक है, इसका केयर करना है और भाव को पकड़ते हुए आपको नरेशन चेंज करना है। तो इस तरह से ये नरेशन का लास्ट पार्ट था जो हमने कंप्लीट किया। एक बार सारे नियमों को आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। राइट फ्रॉम असर्टिव सेंटेंसेस टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू इंपरेटिव सेंटेंसेस एंड देन ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। किस टाइप के सेंटेंस में किस टाइप का कंजंक्शन लगेगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वो भी स्टेटमेंट में चेंज होगा। इन सारी चीज़ों को आपको केयर करना है। और टेंस चेंजेस, दैट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। आपको टेंस का केयर करना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखिए, उसके अकॉर्डिंगली आप टेंस को चेंज कीजिए। अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पे अटेंशन नहीं पे कर रहे हैं और आपने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया तो दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम और आपके जो सेंटेंसेस होंगे वो रॉन्ग हो सकते हैं। इसलिए टेंस चेंजेस पे ध्यान देते हुए सारी चीज़ों को, जो एक एक वर्ड डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज होता है, उसको देखते हुए जब आप सेंटेंस को कंप्लीटली नरेशन जब चेंज करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, सी इन द नेक्स्ट। थैंक यू।